वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हर बार इसमें से यूजीसी नेट ने क्वेश्चंस पूछे हैं। स्टार्ट करते हैं। इस पूरे वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक ओवरव्यू। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल मार्केट एंड देयर आफ्टर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज और इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल असेट्स में हमें पढ़ना है प्राइमरी और डायरेक्ट असेट्स, सेकेंडरी और इनडायरेक्ट असेट्स। देयर आफ्टर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज और इंस्टीट्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, और उसके अंदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी। तो ये मेजर चीज़ें हैं जो हम लोग कवर करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। इसके अंदर कॉमर्शियल बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक में डिवाइड हुआ है। देयर आफ्टर स्टेट बैंक ग्रुप एंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में इंडियन एंड फॉरेन बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस पूरे वीडियोस में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन आरबीआई से। सबसे पहली चीज़, बैंकिंग के लिए जो टर्म है वो आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये बैंकों का बैंक है। अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। दिस इज अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब इससे ऊपर और कुछ नहीं है बैंकिंग सिस्टम में। तो आरबीआई जो है वो सबसे ऊपर है बैंकिंग सिस्टम में। इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं, इसको गवर्नमेंट का बैंकर भी कहते हैं, इसको बैंकों का बैंकर भी कहते हैं। तो ये जो आरबीआई है ये सेटअप हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हेल्टन यंग कमीशन। हेल्टन यंग कमीशन या फिर आप रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इसको हेल्टन कमीशन को हम इस नाम से भी जानते हैं, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इसका जो सेटअप हुआ था वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हेल्टन यंग कमीशन के बेसिस पे हुआ था। मतलब हेल्टन यंग कमीशन ने रेकमेंड किया था कि आरबीआई को फॉर्म किया जाए। तो उसके बाद आरबीआई उसकी रेकमेंडेशन के बेस पे आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया ऑन 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को ये एग्जिस्टेंस में आया, और ये आया ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एक साल पहले बना लिया था 1934 में, और उसके बेस पे हमने गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अप्रैल 1935 में। 1935 एस्टेब्लिश होने के बाद इसको नेशनलाइज किया गया इन 1949। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप याद रखिए कि फॉर्मेशन कब हुई थी 1935 में, और नेशनलाइज कब हुआ था 1949 में। नाउ अब हम जान लेते हैं नेशनलाइजेशन का क्या मीनिंग है। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट किसी बैंक को खरीद रही है, या आप एक तरह से समझ लीजिए कि वो बैंक गवर्नमेंट बन रहा है। अगर कोई भी बैंक नेशनलाइज है, इसका मीनिंग है कि वो गवर्नमेंट बैंक हो गया। इट मीन्स कि उसमें गवर्नमेंट का जो शेयर है वो मोर देन 50% हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट उसके शेयर्स को खरीद लेगी और उसमें गवर्नमेंट का शेयर कितना हो जाएगा? मोर देन 50%, मतलब 51% हो गया। तो ऐसे बैंक्स को हमने नाम दिया नेशनलाइज्ड बैंक। सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए गवर्नमेंट बैंक होते हैं, ये प्राइवेट बैंक हैं, लेकिन इसको गवर्नमेंट इनके शेयर्स खरीद लेती है। जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स जिनके शेयर्स गवर्नमेंट खरीद लेती है वो नेशनलाइज बैंक बन जाते हैं। तो जो आरबीआई के जो शेयर्स खरीदे थे गवर्नमेंट ने वो 1949 में, तो इसलिए आरबीआई नेशनलाइज्ड हो गया इन 1949। तो
लेकिन अब आरबीआई में गवर्नमेंट का स्टेक कितना है? 100%। सारे के सारे शेयर्स गवर्नमेंट के ही हैं। इसका हेड ऑफिस, आरबीआई का हेड ऑफिस आप ध्यान रखना ये मुंबई में है, और इसको मैनेज कौन करता है? मैनेज्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देयर आफ्टर फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के फंक्शंस को पढ़ते हैं कि आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस हैं, कौन कौन से काम को ये रेगुलेट करता है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इशू ऑफ करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स को इशू करता है आरबीआई। तो आपने कंट्री के अंदर जितने भी नोट्स देखे हैं सभी इशूड बाय आरबीआई होते हैं। तो आरबीआई के पास ये पावर है कि वो कंट्री में करेंसी इशू कर सके। अच्छा, ये 1 रुपये के नोट्स एंड क्वाइंस को इशू नहीं करता, आरबीआई सिर्फ नोट्स इशू करता है। 1 रुपए के नोट्स और जितने भी क्वाइंस आप देखते हैं ये इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इशू करती है, आरबीआई सिर्फ नोट्स छापता है। सिंस 1956 नोट इशूइंग इज बेस्ड अपॉन मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम है एक, जिसके तहत आरबीआई उतने ही नोट छापती है जितना गोल्ड उसके पास आता है गवर्नमेंट से। तो नो मैक्सिमम लिमिट, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बट आरबीआई हैज टू मेंटेन मिनिमम ऑफ ₹200 करोड़। 200 करोड़ का उसको रिजर्व मेंटेन करना होता है। उस 200 करोड़ में 115 करोड़ इन गोल्ड के फॉर्म में, मतलब गोल्ड के फॉर्म में 115 करोड़ का होता है, और बाकी इन फॉरेन सिक्योरिटीज मतलब फॉरेन करेंसीज के रूप में गवर्नमेंट आरबीआई होल्ड करती है अपने पास। उसके बाद ही नोट को प्रिंट कर सकती है। मतलब नोट प्रिंटिंग की ऐसी नहीं है कि वो जितना चाहे उतना प्रिंट कर लेगी। ये बेस्ड है अपॉन मिनिमम रिजर्व सिस्टम, बना रखा है गवर्नमेंट ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम, उसके तहत ही नोट प्रिंट्स होते हैं। जितना गवर्नमेंट गोल्ड जमा कराएगी उतने ही नोट छपेंगे। और आरबीआई को ध्यान में रखना है कि वो मिनिमम गोल्ड जो है, मिनिमम रिजर्व जो है वो 200 करोड़ का अपने पास मेंटेन रखे, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड की फॉर्म में होगा। ये याद रखना आप कि 115 करोड़ गोल्ड की फॉर्म में होगा, बाकी का फॉरेन करेंसी के रूप में होगा। नेक्स्ट फंक्शन है आरबीआई का, आरबीआई इज बैंकर्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? गवर्नमेंट का बैंकर आरबीआई होता है। तो गवर्नमेंट की जितनी लेन देन है, जितने अकाउंट्स हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो सब की सब आरबीआई देखती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल क्रेडिट मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ेंगे आगे इकोनॉमिक्स में जाके कि मॉनेटरी पॉलिसी को क्या होती है और मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है। तो आरबीआई क्या करता है? क्रेडिट मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी को कंट्रोल करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। कंट्रोलिंग फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस जितने भी होते हैं वो सब के सब कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई के पास पावर है कि वो ये एक फेमा एक्ट है जिसके तहत ये फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। तो आरबीआई चाहे तो करेंसी की एक्सचेंज को स्टॉप भी कर सकती है और करेंसी का रेट सेल और बाय करने का डिसाइड कर सकती है थ्रू फॉरेन एक्सचेंजेस जो एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट है। नेक्स्ट इज बैंकर्स टू अदर बैंक। आरबीआई जो है वो बैंकर्स है दूसरे बैंकों का, मतलब गवर्नमेंट का बैंकर तो है ही, ये साथ में जो दूसरे बैंक हैं जितने भी कंट्री के अंदर उन सब का बैंकर है। ऑल्सो कॉल्ड लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसको लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं क्योंकि एट द एंड अगर सबके पास से लैंडिंग मतलब मनी खत्म हो जाए तो फिर आरबीआई वहां पे उन बैंक्स को लैंड करता है फॉर फर्दर लैंडिंग। सुपरविजन फंक्शन, आरबीआई का दूसरा फंक्शन जो है वो सुपरविजन का है। सुपरविजन किन को? आरबीआई दूसरी बैंक्स का सुपरविजन करती है। ये उस सुपरविजन के अंदर कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करती है? ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंसेस टू बैंक, बैंक को लाइसेंस देना, बैंक की इंस्पेक्शन करना, ऑडिट करना, कंट्रोल ओवर एनबीएफआईज, एनबीएफआईज के ऊपर कंट्रोल, एंड एनपीए के नॉर्म्स को
नॉर्म्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, तो एनपीए के नॉर्म्स बनाना कॉमर्शियल बैंक्स के लिए। तो दीज आर सुपरवाइजरी फंक्शन ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट है प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन। प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई, इसके अंदर ये क्या करती है, ये बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करती है और बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, मशीनरीज और नई खोज, इन्वेंशंस उसको करती है और क्रिएट करती है, नया एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। ensuring the finance flow in socially desired direction, सोशली डिजायर्ड डायरेक्शन में फाइनेंस के फ्लो को इंश्योर करती है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे कि आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक्स के कितने तरह के बैंक्स होते हैं, तो सबसे पहला है कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, वो बैंक्स जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। तो दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं एंड लैंड देम मेनली फॉर कॉमर्शियल पर्पस, और उस पैसे को लोन के रूप में दूसरे कॉमर्शियल पर्पस के लिए लैंडिंग करती है, मतलब लोन देती है फॉर शॉर्ट पीरियड मतलब बिजनेस लोन टाइप, बिजनेस लोन वगैरह देती है या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदने के लिए लैंडिंग करती है। तो ऐसी बैंक्स जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए लैंडिंग करती है, इन बैंक को हम कहते हैं कॉमर्शियल बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक, नेक्स्ट बैंक इज पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, वो बैंक जिसमें मेजर स्टेक गवर्नमेंट का होता है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो गवर्नमेंट का बैंक होता है, गवर्नमेंट बैंक जिसको आम पब्लिक गवर्नमेंट बैंक के नाम से जानती है। तो इसमें क्या होता है, मेजर स्टेक हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं। ऐसे बैंक को हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। लाइक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पीएनबी या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। Imperial Bank of India converted into SBI in 1955. SBI एग्जिस्टेंस में आया इन 1955, लेकिन पहले क्या था, इसका पुराना रूप जो था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही कन्वर्ट कर दिया गया इन 1959 और नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फॉलोड बाय इट्स एसोसिएट्स बैंक। इसके बाद 14 कॉमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट उसमें शेयर्स खरीद लेती है मोर देन 50%, तो हम कहते हैं कि ये बैंक नेशनलाइज्ड हो गया। तो 14 बैंक्स को गवर्नमेंट ने खरीदा, 14 कॉमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट ने खरीदा था इन जुलाई 17, 1969। ये तब का न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया का कि टॉप 14 बैंक्स आर नेशनलाइज्ड। तो ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। उस टाइम पे 14 बैंक्स को खरीदा गया था। एक बहुत बड़ा स्टेप था इन बैंकिंग सेक्टर। देयर आफ्टर 6 और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया इन अप्रैल 15, 1980। अप्रैल 15, 1980 को 6 और कॉमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब गवर्नमेंट बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ये डेट्स आपको याद रखनी है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी में, मैंने इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी हैं। न्यू बैंक ऑफ इंडिया लेटर ऑन मर्ज विद पीएनबी, पहले न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया पीएनबी के साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्राइवेट बैंक्स। पब्लिक बैंक हमने पढ़ लिया कि पब्लिक बैंक क्या है। पब्लिक बैंक के बाद प्राइवेट बैंक्स किसे कहते हैं। प्राइवेट बैंक का मतलब है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, जिनको आप प्राइवेट बैंक्स भी कहते हैं। लाइक एक्सिस बैंक हो गया, धनलक्ष्मी बैंक, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं, लिस्ट ऑफ बैंक्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। तो इसमें स्टेक जो होल्डर है जिसमें मेजर शेयर, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स का मतलब है मोर देन 50%। तो मोर देन 50% शेयर होल्डर कौन होते हैं इसमें, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। टाइप्स ऑफ बैंक में अगला है इंडियन बैंक।
इंडियन बैंक वो बैंक होते हैं जो रजिस्टर्ड इन इंडिया, जिनकी रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुई है, वो जिनकी फॉर्मेशन इंडिया में हुई है, वो इंडियन बैंक कहलाते हैं। वो पब्लिक भी हो सकते हैं, वो प्राइवेट भी बैंक हो सकते हैं, लाइक ICICI, IDBI, यूनियन, SBI एक्सेट्रा। नेक्स्ट है शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं? शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो रजिस्टर्ड है इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ने शेड्यूल इशू किया है, तो उस शेड्यूल के सेकंड हिस्से में, दूसरे हिस्से में जो बैंक्स रजिस्टर्ड हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, उनको कहते हैं हम लोग शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक की पेड अप कैपिटल, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उसकी पेड अप कैपिटल जो है वो 5 या उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर पेड अप कैपिटल 5 या उससे ऊपर है तो देन हम कहेंगे कि दिस इज शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंकों को शेड्यूलिंग करने से क्या होता है, मतलब क्या बेनिफिट्स हैं? बेसिकली इनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। हम जानते हैं कि RBI बैंकों को लोन देती है, तो बैंक अगर शेड्यूल्ड बैंक में आते हैं, शेड्यूल्ड बैंक वाली लिस्ट में उनके नाम आते हैं, तो फिर उनको जो है लैंडिंग कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे की जाती है। तो इसलिए बैंक चाहते हैं कि वो अपना नाम रजिस्टर कराएं इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नॉन शेड्यूल बैंक आप समझ चुके होंगे कि जो रजिस्टर्ड नहीं है इन सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI, रजिस्टर्ड नहीं है, उन बैंक को हम कहते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। लाइक मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सिक्किम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक, तिरुपति कोऑपरेटिव बैंक, हिंदुस्तान कोऑपरेटिव बैंक, बहुत सारे और भी बैंक्स हैं जो कि अभी लिस्टेड नहीं है इन सेकंड शेड्यूल। अभी हमने पढ़ा था इंडियन बैंक। नेक्स्ट है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक वो बैंक हैं जो इंडिया में चल तो रहे हैं, इंडिया में ऑपरेट रन तो हो रहे हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड बाहर हुए, इंडिया से बाहर, उनका हेड ऑफिस आउट ऑफ इंडिया है, मतलब फॉरेन कंट्री में कहीं पे भी है। रजिस्टर्ड एंड हैविंग देयर HO हेड ऑफिस इन फॉरेन कंट्री बट ऑपरेट देयर बैंक्स इन इंडिया। रजिस्टर्ड बाहर के हैं लेकिन कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? इंडिया में। लाइक सिटी बैंक, RBS, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, DBS, HSBC, ठीक है, बहुत सारे बैंक्स है, बैंक्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरह के बैंक जो बाहर के बैंक है जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं फॉरेन बैंक। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स हमने पढ़ लिया पीछे की। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं लेकिन लैंडिंग करते हैं फॉर ओनली कॉमर्शियल पर्पस, उनको कहते हैं हम लोग कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है? रिसीविंग डिपॉजिट, लोगों से डिपॉजिट रिसीव करना, पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना लोगों से। नेक्स्ट है लैंडिंग ऑफ फंड, पैसे जब डिपॉजिट जो उनका प्राइमरी फंक्शन है, उसके बाद अब इन पैसों को लैंड करते हैं, दूसरों को लोन के रूप में बांटते हैं, बट फॉर ओनली कॉमर्शियल पर्पस, बिजनेस के लिए दे दिया या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए दे दिया। तो इस तरह का काम कॉमर्शियल बैंक करती है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन सिक्योरिटीज, इसके बाद आपके फंड को आप चाहें तो बैंक इन्वेस्ट भी कर देती है सिक्योरिटीज के अंदर। प्रमोटिंग चेक सिस्टम को बढ़ावा देती है, मतलब उसको आसानी, मतलब उस सिस्टम में आसानी को डेवलप करती है कि किस तरह से लोग चेक को यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्रमोटिंग चेक सिस्टम इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। सब्सिडरी फंक्शन के अंदर बैंक एज एन एजेंट एक्ट करता है। एज एन एजेंट का मतलब हो गया कि बैंक आपके बिहाफ पे आपके कहे गए काम को करता है। लाइक कलेक्ट रेंट की कलेक्शन कर सकता है अगर आप ऑर्डर देते हैं तो, चेक्स कलेक्ट कर सकता है, इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकता है आपके बिहाफ पे, डिविडेंड कलेक्ट कर सकता है। मतलब आपको इन काम के लिए जाना नहीं पड़ेगा खुद से, आप इनको डायरेक्ट एक ऑर्डर दे सकते हैं, बैंक आपके लिए ये सारे काम कर देगा। उसके लिए कुछ छोटे मोटे चार्जेस, फीस हैं बैंक के, पे रेंट, बिल्स एक्सेट्रा। एडवाइज ऑन राइट इन्वेस्टमेंट, एक्ट एज एन ट्रस्टी, प्रिपेयर ITR फॉर कस्टमर्स। इवन ITR भी प्रिपेयर कर सकता है फॉर कस्टमर के लिए। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज,
कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। लाइक आपको लॉकर फैसिलिटी दे सकता है, आप बैंक से लॉकर ले सकते हैं, उस लॉकर में आपको जो मन करे वो स्टोर कीजिए, गोल्ड स्टोर कीजिए, अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर्स आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं और वो लॉकर की चाबी आपको बैंक दे देगा और आप इसकी फैसिलिटी जब तक चाहें तब तक यूज़ करें। उसके लिए बैंक की कुछ फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी। इशू ऑफ ट्रैवलर चेक्स, ट्रैवलर चेक को इशू करता है। ट्रैवलर चेक क्या होता है? ट्रैवलर चेक एक तरह का चेक के जैसा ही होता है जिससे आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं किसी शॉप वगैरह पे जाके। ट्रैवलर चेक इशू किया जाता है उस कंडीशन में जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे करेंसी खोने का या चोरी होने का या चेक के खोने का या चोरी होने का डर होता है, तो बैंक क्या करती है, आपको ट्रैवलर चेक इशू कर देती है। ट्रैवलर चेक अगर चोरी हो जाए या खो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको जो भी जिसने चोरी किया या किसी को मिल गया वो उससे उसका यूटिलाइज नहीं कर सकता, वो इनवैलिड हो जाएगा जब तक उसके साइन से आपके साइन नहीं होंगे वहाँ पे, जब तक वो चेक नहीं चल पाएगा। इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये वर्ड यूज होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? लाइक एक व्यक्ति मान लो कि इंपोर्ट कराना है कुछ सामान, कुछ गुड्स, कोई भी चीज़ फॉरेन कंट्री से, तो वो यहाँ से ऑर्डर प्लेस करता है पेमेंट नहीं करता, सिर्फ ऑर्डर प्लेस करता है। अब ऑर्डर मिलने के बाद दूसरा जो सेलर है ये इसके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा? अगर इसने ऑर्डर प्लेस किया है तो अब ये अगर गुड्स, जो भी ऑर्डर्ड गुड्स है वो अगर भेज देता है इसके पास, हो सकता है कि इसको मिलने के बाद ये पेमेंट ना करें। ट्रस्ट इश्यूज आते हैं वहाँ पे, कॉन्फिडेंस और अपने क्लाइंट्स में ट्रस्ट इश्यूज रहते ही रहते हैं, तो हो सकता है ये पेमेंट ना करें, गुड्स की रिसीट के बाद, माल की प्राप्ति के बाद ये पेमेंट करने से मना कर दें, या फिर नेगोशिएट करे, जितनी पेमेंट पे बात हुई थी उतना ना करे। तो इस वजह से ये क्या करता है, सेलर जो कि गुड्स को भेजेगा फॉरेन कंट्री से, ये बैंक से एश्योरेंस मांगता है कि जो ये बायर, इंपोर्टर जो सामान को मंगवा रहा है उसके लिए एक गारंटी टाइप का लेटर दे। ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? गारंटी लेटर है। बैंक वहां पे खड़ी हो जाती है कि आप चिंता ना करें, ये व्यक्ति की जो भी पेमेंट होगी उसकी गारंटी मैं लेती हूं, अगर ये नहीं करेगा तो मैं करूंगी पेमेंट। एक तरह का गारंटी लेटर। तो इस तरह से क्या करती है ये कॉमर्शियल बैंक्स, गारंटी लेटर इशू करती है, जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कहते हैं। अ लेटर फ्रॉम बैंक guaranteeing that buyer's payment to seller will be received on time and for correct amount। दोनों चीज़ों की एश्योरेंस देता है बैंक कि बायर जो है वो टाइम पे पेमेंट करेगा और करेक्ट अमाउंट की पेमेंट करेगा। तो फिर सेलर को भी श्योरिटी हो जाती है और वो अपना ट्रांजैक्शन इजीली कर पाता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट, आई होप आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेसमैन एंड सप्लाई टू देयर कस्टमर्स। बिजनेसमैन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और अपने कस्टमर्स को सप्लाई करना भी एक फंक्शन है। इसके बाद कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक डेटा, गवर्नमेंट इनको कहती है कि डेटा कलेक्ट करें अबाउट इंडस्ट्री, अबाउट ट्रेड, अबाउट मनी, और उनको टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहें। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज क्या होती हैं? शेयर्स। तो अंडरराइटिंग मतलब उनको बेचना, शेयर्स को बेचने का काम भी कमर्शियल बैंक्स करती हैं। मतलब कंपनी ने या गवर्नमेंट ने कोई भी शेयर इशू किया तो गवर्नमेंट बैंक को काम दे देती है कि अब आप ये सारी सिक्योरिटीज बेच दो। बैंक कमीशन लेती है और सारी सिक्योरिटीज अंडरराइट करती है। इसको अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक, RRB, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975।
2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे। तो गांधी जी के बर्थडे के दिन ने 1975 इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ एन ऑर्डिनेंस passed on 26 September 1975 and RRB Act 1976। तो आप डेट याद रखना, रीजनल रूरल बैंक के स्थापना कब हुई थी? ऑन 2 अक्टूबर 1975। ये एम नरसिम्हा हैं, इनकी एक कमेटी थी जिन्होंने रेकमेंड किया था कि देश में 5 रीजनल रूरल बैंक को सेटअप किया जाए। तो इनकी रेकमेंडेशन पे ही प्राइमरली रीजनल रूरल बैंक ओपन किए गए थे। तो आप ध्यान रखना, एम नरसिम्हा की चेयरमैनशिप में जो रेकमेंडेशन हुई थी 5 रूरल रीजनल बैंक ओपन करने की। आरआरबीज जो होती हैं, रीजनल रूरल बैंक जो होती हैं, उसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है 50%, स्टेट गवर्नमेंट का होता है 15% एंड स्पॉन्सर बैंक भी हैं, कई सारे स्पॉन्सर बैंक हैं, तो उनका स्टेक रहता है इसमें 35%। इनका काम क्या है? आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक का काम क्या है? प्रोवाइड फाइनेंस टू रूरल सेक्टर अंडर द गाइडेंस ऑफ नबार्ड। नबार्ड की गाइडेंस के अंदर रूरल सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड कराना, लाइक एग्रीकल्चर वगैरह में। तो जितने भी रूरल सेक्टर्स हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड कराती है अंडर द गाइडेंस ऑफ नबार्ड। नबार्ड की फुल फॉर्म ध्यान रखना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और लास्ट टॉपिक इज कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है? कोऑपरेटिव बैंक वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय देयर मेंबर्स in order to support the financial needs of a community such as a village or a specific community. People come together to pool resources and provide banking services such as loan, servicing account. Cooperative बैंक छोटे मोटे बैंक होते हैं जहाँ पे एक तरह का ग्रुप पब्लिक ग्रुप बनते हैं। वहाँ पे वो क्या करते हैं, लोगों मेंबर्स बनाते हैं और मेंबर्स क्या करते हैं, वहाँ पे पैसे एक तरह से कैपिटल के रूप में लगाते हैं और वो पैसे फर्दर लैंडिंग में काम आते हैं जो उन्हीं ग्रुप्स को दिए जाते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक कितने तरह के होते हैं हमारे पास? कोऑपरेटिव बैंक 3 तरह के हैं। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज क्या होती है? विलेज लेवल या टाउन लेवल पे फॉर्म होती है, बहुत छोटे लेवल पे होती है, ठीक है। लाइक आपने सुना होगा कि ये क्रेडिट सोसाइटीज होंगी आपके सिटी के अंदर, टाउन के अंदर या विलेज के अंदर, जो लोगों को क्या करते हैं, मेंबर्स बनाते हैं, जोड़ते हैं और फिर फर्दर क्या करते हैं, उनको लोन देते हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो लिंक करते हैं बिटवीन प्राइमरी एंड स्टेट। प्राइमरी और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लिंक करने का काम होता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, लाइक द गुड़गांव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इसके बाद है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एट स्टेट लेवल। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट, पूरे स्टेट के लिए फॉर्म की जाती है, स्टेट लेवल पे होती है एंड दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, लाइक द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। आपने देखा होगा कई बार कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ओपन होते हैं, जैसे दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, शेकारी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो दीज आर टाइप्स ऑफ बैंक। हमने बैंक से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए। फॉर फाइनेंशियल मार्केट वी विल लॉन्च आवर वीडियो टुमारो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।